Hello friends, welcome to English Literature friends. In this class we are going to discuss our 11th class NCERT. जैसा कि आपको पता है कि हमारा स्टेट का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी थोड़ा टाइम रहता है। तो फ्रेंड्स इस क्लास में मैंने जो बाकी रिमेंस चैप्टर थे हमारी सप्लीमेंट्री के, तो वो सारे चैप्टर एक ही क्लास में लाने की कोशिश की है। इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 6, 5th, 7th और 8th क्लास को 8th को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद जो आपकी क्लास आएगी वो 1-2 टॉपिक हमारे ग्रामर से रिलेटेड हैं और फिर पोइट्री की आएगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बाकी चैप्टर हमने कवर कर रखे हैं। +2 क्लास के NCERT है उसकी भी लगभग हाफ हमने बुक्स हैं वो कंप्लीट कर चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, हमारा जो 5th नंबर का चैप्टर रहता है उसका जो नेम है वो है हमारा मदर्स डे, जो कि JB प्रिस्टले के द्वारा लिखा गया है। और ये एक प्ले है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक फैमिली है, मिसेज पियर्सन की फैमिली है और उनके हस्बैंड का नाम है, ये हमारे करैक्टर्स हैं, उनके हस्बैंड का नाम है जॉर्ज, बेटे का नाम है सिरिल और बेटी का नाम है डोरिश। यहाँ एक उनकी नेबर है मिसेज फिट्जर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 5 हमारे करैक्टर हैं। तो जो मिसेज पियर्सन होती है फ्रेंड्स वो वेरी काइंड हार्टेड होती है, हाउसवाइफ है, ऑलरेडी तैयार रहती है, हमेशा ऑलवेज तैयार रहती है अपने हस्बैंड अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ पे सभी उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। जबकि हम देखते हैं कि मिसेज फिट्जर्ल्ड है वो काफ़ी एक्टिव, काफ़ी हम कह सकते हैं दबंग पर्सनैलिटी की वो होती है। और अपनी फ्रेंड मीन्स वो पड़ोसन है, उसकी नेबर है, तो वो उससे मिलती जुलती रहती है। तो वो कहती है कि तू इतना सारा काम क्यों करती है, मीन्स वो फिट्जर्ल्ड है वो पियर्सन से कहती है कि तुम हमेशा ऑलवेज तैयार क्यों रहती हो, अपने लिए भी जिया करो, इसीलिए तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी कदर नहीं करते हैं। तो वो उसको समझाती रहती है। तो एक दिन क्या होता है फ्रेंड्स, वो उसके घर पे आती है और उसको कहती है, ऐसे ही समझा रही होती है कि सभी तेरे ऊपर ऑर्डर चलाते रहते हैं तो तुम चेंज क्यों नहीं होती। तो वो कहती है कि मुझसे नहीं हुआ जाता। तो यहाँ पे मिसेज फिट्जर्ल्ड है फ्रेंड्स वो एक फॉर्चून टेलर है, वो जो हमारे कार्ड्स होते हैं उनसे फॉर्चून बताती है। और वो कहते हैं कि तेरा आने वाला टाइम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, ये तुम पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे वो कहती है कि उसने जो ये फॉर्चून टेलर का जो काम है लगभग 12 साल से वो कर रही है, जब उसके पति क्या थे फ्रेंड्स, जो आर्मी में थे, लेफ्टिनेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सिनिस्टर पर्सनैलिटी होती है मिसेज फिट्जर्ल्ड की, ओल्ड एज में है, काफ़ी भारी भरकम उसका जो शरीर है, ठीक है। तो वो अब कहती कि मिसेज पियर्सन कहती कि भाई मैं तो ये नहीं कर सकती। तो यहाँ पे वो कहते हैं क्यों ना हम अपनी पर्सनैलिटी, इनर पर्सनैलिटी चेंज कर लें। तो यहाँ पे पियर्सन कहती है कि ये हो सकता है क्या। तो वो कहती है कि हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, जो पियर्सन होती है वो तो फिट्जर्ल्ड बन जाती है और फिट्जर्ल्ड होती है वो पियर्सन बन जाती है, मीन्स उनकी जो इनर पर्सनैलिटी है उसको वो चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पियर्सन तो फिट्जर्ल्ड की तरह बिहेव करती है और फिट्जर्ल्ड होती है वो पियर्सन की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वो फिट्जर्ल्ड तो चली जाती है, अब घर में पियर्सन बैठी है जिसके अंदर क्या कौन है, फिट्जर्ल्ड है। समझ में आई आपको बात। तो उसकी बेटी आती है, डोरिश आती है, लगभग 20 ईयर्स की है उसकी बेटी, वो आती है और वो कहती है कि मम्मा मेरी येलो ड्रेस आपने प्रेस कर दी क्या। तो वहाँ पे ये बिल्कुल साफ मना कर देती है कि मैं ऐसे कैसे तुम्हारी ड्रेस को प्रेस कर सकती हूँ, तुम अपने आप नहीं कर सकती। तो जो उसकी बेटी होती है वो चौंक जाती है, डोरिश है वो चौंक जाती है कि भाई कैसे इसने, भाई तेरी मम्मा पहले तो ऐसे बात नहीं करती थी, अब क्या हुआ जो कि इतना साफ स्पष्ट जवाब दे दिया। और स्मोकिंग करती है क्योंकि उसके अंदर तो फिट्जर्ल्ड थी, स्मोकिंग करती है, बियर पीती है। तो यहाँ पे वो देखकर बिल्कुल हैरान है और जो डोरिश है वो रोना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में सिरिल आता है फ्रेंड्स, सिरिल आता है तो वो भी ये कहता है कि मम्मा मेरे बाहर जाने का आपने जो सामान था वो रेडी कर दिया क्या। तो यहाँ फिर से जो पियर्सन होती है जिसके अंदर फिट्जर्ल्ड होती है वो उसका भी काम मना कर देती है। तो दोनों भाई बहन एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि भाई आज उनकी मम्मा ऐसे कैसे बात कर रही है, नहीं तो ऑलरेडी सब कुछ तैयार रखती थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फिर से शराब पीती है, बियर पीती है। तो बच्चे चौंक जाते हैं। शाम के टाइम में कौन आता है, जो जॉर्ज आता है, जॉर्ज पियर्सन आता है और वो
वो अपनी वाइफ को कहता है कि तूने मेरे लिए चाय नहीं बनाई, टी नहीं बनाई। तो वो कहती मैं पीता भी नहीं अगर तू मेरे लिए चाय बनाती तो वो कहती है कि जब तुम्हें ज़रूरत ही नहीं थी चाय पीने की तो मुझसे बात क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि तू मेरे से ऐसे कैसे बात करती है, शराब पी रही है, ये है, स्मोकिंग कर रही है। तो यहाँ पे वो कहती है कि मैं तो तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन अपने जो तुम्हारा बियर बार वगैरह है जहाँ पे तुम जाते आते हो वहाँ तुम्हारी कैसी इज्जत होती है, मुझसे ज़्यादा पता है तुझको। तो ऐसे ही वो तीनों बाप बेटे बेटी होती हैं, उनको काफ़ी फील होता है कि भाई ऐसे उनकी मम्मा कैसे चेंज हो गई। तो यहाँ थोड़ी ही देर में शाम के टाइम में फिजल्ड आती है जिसके अंदर पियर्सन है। फिजल्ड आती है जिसके अंदर पियर्सन है और दरवाज़ा खोलती है। जो डोरिस होती है वो दरवाज़ा सिरिल होता है वो दरवाज़ा खोलता है और नहीं उसको नमस्ते करता है न कुछ और। तो यहाँ पे जो पियर्सन बैठी होती है जिसके अंदर कौन होती है, फिजल्ड होती है। वो कहती है कि ये मैनर है तुम्हारा, घर आए मेहमान से ऐसे मतलब तुम ऐसे देख रहा है, ऐसे बातें कर रहा है। क्योंकि वो हमेशा दोनों बच्चे फिजल्ड को रोकते टोकते रहते थे, हंसते रहते थे। तो फिजल्ड अब उसकी मम्मी के अंदर है तो वो कहती कि ये तुम्हारा मैनरलेस हो तुम, ये हो वो है। तो ऐसे करके वो उनको सुना देती है। फिर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि यहाँ पे फिजल्ड जो कि पियर्सन है और पियर्सन जो कि फिजल्ड है आपस में बात करती है। अब पियर्सन कहती है जो फिजल्ड के अंदर है कि अब हमें हमारी जो इनर पर्सनैलिटी है उसको चेंज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो फिजल्ड होती है जो पियर्सन के अंदर होती है वो कहती है कि मैंने तेरा काम बहुत आसान कर दिया है, अब आगे तुम सख्त ही रहना और जो बच्चे तुम्हारे साथ जैसा करे वैसे ही तुम करना और अपने लिए जियो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, न कि अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ पे वो कहती है कि ठीक है और वो अपनी अपनी पर्सनैलिटी में आ जाती हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स तीनों जैसे उसके पिता और दोनों बच्चे होते हैं वो अब पियर्सन के पास आते हैं और वो कहते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि वो भी सिद्ध हो जाते हैं कि भाई उनकी मम्मा ने उनके साथ उनको दिखला दिया कि भाई कैसे क्या कुछ करना है। तो पियर्सन कहती है कि अब मैं सैटरडे और संडे को आराम करूँगी, मैं अपने मन चाहे कुछ काम करूँगी जैसे खाना बनाना अपनी मर्ज़ी के, बाकी 5 डे मैं सारा काम करूँगी, 2 दिन मेरी भी हॉलीडेज़ रहेंगे। तो यहाँ पे वे तीनों बाप बेटे सहमत हो जाते हैं और कहते कि अब चलो हम इंजॉय करेंगे। तो इसी के साथ हमारी जो चैप्टर की स्टोरी है वो फिनिश हो जाती है। तो होप सो फ्रेंड्स आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे, आपको ध्यान में रखना है जो मैंने आपको स्टोरी बताई है। अब चलते हैं हमारे 6th चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, जो कि अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। काफ़ी अच्छा हमारा चैप्टर है जो कि स्टोरी है शाहिद अली और अमिताभ घोष की। ठीक है, अमिताभ घोष हमारे काफ़ी अच्छे राइटर हैं और शाहिद अली भी एक राइटर कवि हैं। तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो दोस्ती है उसको लेकर बातें की गई हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ, जो हमारे शाहिद अली हैं और अमिताभ घोष हैं वो एक दूसरे से फ़ोन पे बात करते हैं लगभग 1 साल। ठीक है, शाहिद है वो श्रीनगर से बिलोंग करता है लेकिन दिल्ली में उन्होंने पढ़ाई की है। ठीक है, और ही वॉन्ट्स टू लर्न स्पेनिश, वो स्पेनिश सीखना चाहता है बिकॉज ऑफ लोरका है उसकी क्रिएशन पढ़ने के लिए। लोरका है वो एक स्पेनिश राइटर है जिसकी क्रिएशन कौन पढ़ना चाहता है, शाहिद। और जो शाहिद का अपार्टमेंट है वो 7th फ्लोर पर है, मीन्स जो बिल्डिंग है उसके 7 नंबर फ्लोर पे है। ही रोट, उसने क्या क्या लिखा है जो हमारे शाहिद हैं, बार्सिलोना एयरपोर्ट लिखा है और बिना ढाकर वाला देश लिखा है। ये 2 इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रिएशन रही हैं शाहिद अली की, और उनकी डेथ है वो 8 दिसंबर 2001 को डेथ हुई है। तो फ्रेंड्स जो हमारे चैप्टर की स्टोरी है वो कुछ इस प्रकार से है। शाहिद है वो अमिताभ घोष से बात करता है फ़ोन पे और कहता है कि जब मेरी डेथ हो जाए तो तुम मेरे बारे में लिखना कि भाई ऐसे ऐसे, भाई मेरा मित्र था, मेरा मतलब दोस्त था और वो ऐसे ऐसे ज़िंदगी जिया करता। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, जो अमिताभ घोष है वो उसको मना करता है कि भाई मैं ऐसे कैसे लिख दूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जो अगर हम किसी के बारे में लिखते हैं तो हमें उसकी एक एक बात लिखनी पड़ती है। जैसे जीवनी वगैरह बायोग्राफी लिखते हैं, फिर हमें वो जीना भी पड़ता है वो लम्हा जो हमने उसके साथ गुजारा। तो अगर दुखद है तो हमें दुख होगा। तो यहाँ जो शाहिद अली है उसको कैंसर है फ्रेंड्स,
और वो कैंसर की बीमारी से जूझ रहा होता है, ठीक है। लेकिन शाहिद का जो नेचर है काफ़ी मिलातू है। लगभग 6 से 7 आधा दर्जन उसके कवि मित्र हैं जो उससे मिलते जुलते रहते हैं, मंडली बना के वो रखता है। उसको मिलना जुलना काफ़ी पसंद है। उसके रूम पे काफ़ी उसके दोस्त परिचित आते रहते हैं। और जो स्टोरी है ये फ्रेंड्स अमेरिका की है। जो हमारे शाहिद हैं वो अमेरिका में शिफ्ट हो गए हैं, अमेरिका में, जहाँ उसका एक भाई और 2 बहनें भी आ गई हैं बाद में। जो पेरेंट्स हैं शाहिद के वो अभी भी कहाँ रह रहे हैं, जम्मू कश्मीर में। और शाहिद को जम्मू कश्मीर से काफ़ी ज़्यादा लगाव है। और वहाँ पे वैसे तो शाहिद एक मुस्लिम है, लेकिन जो मंदिर होते हैं उनमें भी उसका काफ़ी इंटरेस्ट है। सेकुलर है, वो सभी धर्मों की इज्जत करता है, ठीक है। मंदिर बनाना चाहता है लेकिन उसको डर लगता है कहीं तेरे पेरेंट्स तेरी बगावत न कर दें। तो ये उसके थॉट थे फ्रेंड्स। और काफ़ी अच्छा मिलनसार उसका नेचर है। तो यहाँ पे वो अपने फ्रेंड से कहता है कि भाई तू मेरे बारे में लिखना, ठीक है। तो शाहिद को जो अमिताभ घोष है वो मना करता है, लेकिन फिर भी वो कहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे उसी के बारे में दिखाया है कि शाहिद को जो खाना है बंगाली खाना भी पसंद है, ठीक है। और शाहिद का बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, घर है। तो यहाँ पे लेखक उन दो उसके ही बारे में बात करता है, शाहिद के बारे में, कि भाई शाहिद को कहता है कि भाई तेरे को राष्ट्र कवि बनाया जा सकता है अगर तू चाहे तो इस पे शाहिद कहता है कि भाई नहीं, मैं राष्ट्र कवि तो बन जाऊंगा लेकिन राष्ट्रवादी कवि नहीं बनूंगा। और वो अमेरिका में रहता है, अमेरिका से इंडिया की काफ़ी ज़्यादा यात्राएं करता है अपने पेरेंट्स के मिलने के लिए। काफ़ी अच्छा उनका नेचर होता है। और काफ़ी रचनाएं लिखी हैं उन्होंने, बेसिकली जम्मू कश्मीर को लेकर लिखी हैं। जम्मू कश्मीर में जो परिवार हैं, जो स्थिति बिगड़ी हुई स्थिति थी हैं, उनके बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रेंड्स लास्टली उसकी जो डेथ हो जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। और डेथ हो जाती है तो रात को 2 बजे उसकी डेथ हो जाती है। और उसके जो लास्ट वर्ड हैं उनमें वो लिखता है, आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ठीक है। तो ये उसके लास्ट गीत है जो उसके द्वारा लिखा गया है। काफ़ी जोशीली कविताएं वो लिखता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यही कुछ लिखा हुआ फ्रेंड्स, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वही बातें घुमा फिरा के लिखी गई हैं और इससे ज़्यादा हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। कभी क्वेश्चंस की क्लास लेके आएंगे तो उसके थ्रू हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स। उसकी अगर हम बात करें तो इसका चैप्टर का नेम है बर्थ, जो कि लिखा गया है ए जे क्रोनिन के द्वारा। इसमें फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा ये चैप्टर है। इसके करेक्टर्स की अगर हम बात करें तो मिस्टर मार्गोन जो कि मेन करेक्टर है, फिर उसके बाद आता है मिसेज मार्गोन सुसन, और डॉक्टर एंड्रू है हीरो ऑफ दी हम प्ले कह सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे सारा रोल है वो हमारा डॉक्टर एंड्रू का है। एक नर्स होती है और मार्गन की माँ होती है, मिसेज मार्गन की माँ होती है। तो यहाँ पे लगभग 5 ही करैक्टर दिखाए गए हैं। और जो लोकेशन रखी गई है वो रखी गई है ब्रायन गोर की लोकेशन रखी गई है। और चैप्टर की अगर स्टोरी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मिस्टर मार्गन होता है फ्रेंड्स, वो डॉक्टर को बुलाता है रात को 2 बजे, ठीक है। तो 2 बजे डॉक्टर के पास एंड्रू के पास फ़ोन करता है। एंड्रू काफ़ी हारा थका हारा, ज़िंदगी से भी हारा हुआ फील करता है, क्योंकि वो उसके यार दोस्त हैं या कोई है उनके आपस के, या फिर उनकी जो गृहस्थी है, उनकी जो लाइफ है उसके बारे में सोचता रहता है कि भाई शादी करके भी कितना पछताना पड़ता है, या फिर किसी कौन खुश नहीं है कोई भी। तो इस तरह से उसकी जो लाइफ है उसमें वो डिप्रेस सा लग रहा है, ठीक है, काफ़ी थका हुआ सा। लेकिन जैसे ही मार्गन का फ़ोन आता है तो वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि उसको पता है कि रात को बुलाया है और उसकी वाइफ जो प्रेग्नेंट है मिसेज मार्गन, तो उसको सारा टाइम वहाँ लग जाएगा, लेकिन फिर भी वो जाता है। तो यहाँ पे जो मिस्टर मार्गन है वो वेट करता हुआ नज़र आता है और फिर उसको बताता है कि मेरी वाइफ है वो ऊपर 12 नंबर गेट में है, मतलब रूम में है, वहाँ पे आप जाओ, जो 12 नंबर दरवाज़ा है बिल्डिंग का वहाँ पे जाओ। तो यहाँ पे जब डॉक्टर एंड्रू जाता है तो देखता है कि फ्रेंड्स कि दाई है वहाँ पे, नर्स है, और वो कहती है कि अभी बच्चा होने में टाइम है और
जो सुसैन की मदर होती है वो लगभग 70 ईयर्स ओल्ड होती है, वाइट बाल होते हैं उसके। तो यहाँ पे एंड्रू को वो कहती है कि आपके लिए चाय बना दूँ, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर डॉक्टर को ये लगेगा कि भाई बच्चा होने में दिक्कत है तो वो चला न जाए, तो इसलिए वो उसको चाय के लिए बोलती है। तो डॉक्टर कहता है कि मैं जाऊँगा नहीं, मैं जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक यहीं रुकूँगा। तो यहाँ पे एंड्रू होता है फ्रेंड्स, कुछ देर बाद एंड्रू कहता है कि भाई 3:30 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास कि बच्चा होने वाला है। तो जब बच्चे का बर्थ होता है तो वो मरा हुआ पैदा होता है। तो जो लेडी थी सुसैन, वो भी बेहोशी की हालत में थी क्योंकि उसको इंजेक्शन दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या देखते हैं कि डॉक्टर इतनी ज़्यादा कोशिश करता है आधे घंटे तक बच्चे की जो हार्ट बीट है उनको वापस लाने में। ठीक है, वो गर्म पानी मंगवाता है, ठंडा पानी मंगवाता है, तो 15 मिनट एक बार गर्म में एक बार ठंडे में ऐसे वो बच्चे को डालता है ताकि बच्चे को होश आ जाए, उसकी हार्ट बीट चलना शुरू कर दे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रेंड्स काफ़ी आधे घंटे की मशक्क़त के बाद भी बच्चा जब होश में नहीं आता तो वो नर्स को दे देता है, नर्स उसको नीचे रख देती है। लेकिन उसका मन फिर से कहता है डॉक्टर एंड्रू का, क्योंकि उन्हें एक बार और ट्राई किया जाए। तो यहाँ फिर से वो बच्चे को उठाता है, अखबार से पूछता है, रगड़ता है उस बच्चे की जैसे छाती को दबाता है, पुश करता है। तो यहाँ पे एकदम से बच्चे में जो धड़कन है वो उसको फील होती है, तो काफ़ी खुश हो जाता है बच्चे को वो, और बच्चे का रंग है वो लाल हो जाता है और बिल्कुल बच्चा एकदम से चिल्लाता भी है। तो यहाँ काफ़ी खुश हो जाते हैं सभी और बच्चे को सौंप के वो आ जाता है। फिर फ्रेंड्स जब वो घर से बाहर आता है तो उसका जो पति होता है मॉर्गन का, उसे कहता कि माँ और बेटे दोनों ठीक हैं। ठीक है, और डॉक्टर एंड्रू होता है वो सोचता है कि मैंने अब तक मतलब ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे कि वो भूल न जाए, या फिर उसको ऐसा लगता है कि अब तक उसका जीवन निरर्थक था। लेकिन अब वो सोचता है कि आई हैव डन समथिंग, ओह गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, कि मैंने वास्तव में एक तो अच्छा काम किया। ठीक है, तो वो खुश हो जाता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो यही स्टोरी थी। अब चलते हैं लास्ट चैप्टर के ऊपर, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है द टेल ऑफ द मेलन सिटी बाय विक्रम सेठ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे विक्रम सेठ ने ये चैप्टर लिखा है, जहाँ ये पब्लिश करवाया गया था 1981 में, ये पब्लिश करवाया गया था। ये स्टोरी फॉर्म में फ्रेंड्स, वर्स में, और मेन कैरेक्टर हैं किंग, चीफ ऑफ बिल्डर्स, द वर्कमैन, द मैसन, द आर्किटेक्ट, द ओल्ड मैन। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेलन सिटी का जो किंग है वो काफ़ी भोला भाला शांत है, खुश रखने वाला है अपनी प्रजा को। तो यहाँ पे किंग है वो एक प्रोक्लेम करता है, वो घोषणा करता है कि भाई एक आर्क बनवाया जाए, एक मतलब ये मेहराब होता है, गेट होता है, ये बनवाया जाए। तो जो मिस्त्री होता है फ्रेंड्स वो ये बना देता है। तो एक बार क्या होता है, जब राजा की झांकी निकाली जाती है तो राजा का जो मुकुट है वो इससे टच हो जाता है और टच होके गिर जाता है। तो यहाँ पे राजा को गुस्सा आता है, तो वो कहता है कि भाई चीफ ऑफ द बिल्डर को बुला के लेके आओ कि उन्होंने ऐसा कैसा बारजा बनाया जिससे कि मेरी इज्जत या मेरा अपमान हो गया। तो चीफ ऑफ द बिल्डर आता है, तो वो कहता है कि महाराज ये मेरी गलती नहीं है, ये वर्कमैन की गलती है। तो यहाँ पे राजा इतना समझदार नहीं था, इतना वाइज नहीं था। ठीक है, तो वो वर्कमैन को बुलाता है, वर्कमैन को कहता है कि भाई उसको फांसी दी जाएगी जिसने भी ये बनाया है। तो यहाँ वर्कमैन आता है, वो कहता है कि महाराज मैंने तो ठेका लिया था, काम तो मैसन्स ने किया था। तो फिर वो मैसन को बुलाता है कि मैसन को फांसी दी जाएगी। मैसन कहता है कि भाई मैंने तो ईंटें लगाई हैं, मैंने नक्शा तैयार नहीं किया, नक्शा तो आर्किटेक्ट ने तैयार किया है। फिर राजा कहता है कि फांसी आर्किटेक्ट को दी जाएगी। फिर वो आर्किटेक्ट को बुलाता है, तो आर्किटेक्ट कहता है कि फ्रेंड्स मेरी कोई गलती नहीं है, सॉरी फ्रेंड्स, आर्किटेक्ट कहता है कि इसमें महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो मेहराब की गलती की ये ऐसा बन गया। तो राजा वाइज नहीं था, वो सोचता कि भाई ये इसकी बात भी ठीक है। फिर राजा कहता है कि भाई किसी वाइज मैन को बुला के लाओ कि इसका समाधान किया जाए। ठीक है, तो राजा वाइज मैन को, एक जो दरबारी होते हैं वो एक बूढ़े आदमी को ढूंढ के लाते हैं जिसको न दिखता है न वो चल सकता है। तो वो कहता है कि भाई यहाँ पे
गलती मेहराब की है, जो कि आर्क की है, तो उस आदमी को सज़ा दी जाएगी जिसकी लेंथ फांसी के फंदे तक मेहराब तक पहुंच सके। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी सिटी में कोई भी बंदा इतना लंबा नहीं होता है छोड़ के राजा को। तो सब लोग कहते हैं कि भाई राजा ही फिट बैठता है, राजा को ही पनिशमेंट दे दी जाती है। तो यहाँ पे राजा है उसको ही फांसी के फंदे पे लटका दिया जाता है और राजा की इस तरह डेथ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे राजा फूल था फ्रेंड्स, और राजा को शाही फरमान के अनुसार भाई फांसी की सज़ा दे दी जाती है। और अब कहता है कि भाई सब मंत्री वगैरह कहते हैं कि भाई एक तो अच्छा हुआ, फांसी तो किसी को होनी ही थी चाहे कोई भी हो, और राजा को फांसी है वो दी जाती है। राजा के लिए जो दरबारी लोग हैं, जो प्रजा है, वो अपने ब्लेसिंग देती है कि लॉन्ग लिव द किंग। ठीक है, लॉन्ग लिव द किंग ऐसे करके जो दरबारी और प्रजा है वो राजा के लिए बोलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, अब ये मुद्दा खड़ा हो गया कि आगे राजा है वो कौन बनाया जाएगा। तो उनका एक शाही फरमान था कि अब इस दवार से जो गुजरेगा वही राज्य का नया शासक होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं फ्रेंड्स, जो शाही फरमान के अनुसार एक मूर्ख व्यक्ति वहाँ से गुजरा, और तो पहरेदारी थे, दरबारी थे, उन्होंने आवाज़ लगाई कि भाई ठहरो। तो यहाँ पे वो मूर्ख ठहर जाता है फ्रेंड्स, ठहर जाता है। तो फिर कहते हैं कि भाई तेरे को राजा बनाया जाएगा, अगली बार राजा कौन होगा इस बात का निर्णय करो। तो यहाँ पे मूर्ख होता है, उसको तरबूज मेलन होता है वो काफ़ी प्रिय होता है, वैसे वो इडियट है तो वो कहता है कि भाई तरबूज को। तो उसने जैसा कहा वैसा ही अब मंत्रियों ने कह दिया, ठीक है हमारा जो शासक होगा वो तरबूज ही होगा, जो मेलन ही होगा। और मेलन का क्या कर दिया जाता है भाई, उसको क्राउन पहना दिया जाता है, उसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है, सिंहासन पर उसको पूरे सम्मान के साथ बैठा दिया जाता है। और कहा जाता है कि अब आज से तरबूज ही तुम्हारा राजा होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स तरबूज को क्या बना दिया जाता है, राजा बना दिया जाता है। तो जैसे ही फ्रेंड्स तरबूज को राजा बना दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, तरबूज कोई राजा नहीं हो सकता, बिना रूल रेगुलेशन की वो सिटी हो जाती है जहाँ किसी प्रकार का शाही कायदा कानून पास नहीं किया जाता, और वो जो सिटी होती है वो बिल्कुल फ्री हो जाती है शाही फरमान से, राजा से। तो यही पूरी स्टोरी थी फ्रेंड्स, जिसमें द टेल ऑफ द मेलन सिटी है, विक्रम सेठ ने इसको लिखा था। तो इसी के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कोई भी क्वेरी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।